पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वैज्ञानिक सोच के कारण, अगर उन्होंने भी तब सरदार पटेल की मूर्ति की तरह दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति बनाई होती और उन्होंने भी राम मंदिर की तरह कोई भव्य मंदिर का निर्माण करने की योजना बनाई होती, तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं फिर इसरो की स्थापना कैसे हो पाती और हम इस वैज्ञानिक युग में उस मूर्ति के आगे या उस मंदिर के आगे घंटे बजाते रहते, मत्था टेकते रहते। भारत को जिस तरीके से मूर्ति काल की तरफ ले जाया जा रहा 5000 साल पीछे, उससे किसी भी कीमत पर देश इस वैज्ञानिक युग में तरक्की नहीं कर सकता है। दुनिया में मस्तिष्क ऊंचा करने का एक अवसर रहा। इसमें इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ में मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि 140 करोड़ आबादी के साथ में उनका बलिदान भी है, उनका कुर्बानी मैं कहूँगा, सॉरी बलिदान नहीं, कुर्बानी भी कहूँगा, जो पिछले 18 महीने से बगैर वेतन का काम करते हुए आ रहे हैं। वैज्ञानिकों के साथ में 2900 कर्मचारी और इंजीनियर, उनके योगदान से हम एक ऐसी उपलब्धि करने वाले विश्व के चौथे देश में शामिल हो गए, जिसमें पहले अमेरिका, रूस और चीन था, भारत। लेकिन भारत की एक अलग उपलब्धि है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक ये तीनों देश नहीं गए। ये बड़ी उपलब्धि हमारे हाथों में रही है। चंद्रमा और अंतरिक्ष तक भारत की यात्रा वास्तव में गौरव, धैर्य, दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता की वह कहानी है जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वैज्ञानिक सोच के कारण, अगर उन्होंने भी तब सरदार पटेल की मूर्ति की तरह दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति बनाई होती और उन्होंने भी राम मंदिर की तरह कोई भव्य मंदिर का निर्माण करने की योजना बनाई होती, तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं फिर इसरो की स्थापना कैसे हो पाती और हम इस वैज्ञानिक युग में उस मूर्ति के आगे या उस मंदिर के आगे घंटे बजाते रहते, मत्था टेकते रहते। मैं यह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दूरदर्शिता ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव रखी। उन्होंने 1946 में ही वैज्ञानिक सोच के बारे में बात की थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा देश जो 200 साल की गुलामी से उभरा था, जो अत्यधिक गरीबी, उच्च निरक्षरता, गहरे सामाजिक विभाजन और अकाल से जूझ रहा था, वह अंतरिक्ष में उड़ान का सपना ही नहीं देख रहा था, उस ओर कदम भी बढ़ा रहा था। ये होता है हौसला। तो चंद्रयान 3 तक हम पहुंचे कैसे शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा, ये भी हमारे देशवासियों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन का बराबर चौथा देश हमारा भारत पहुंचा है। भारत ने 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान में कदम रखा, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत होमी भाभा और विक्रम साराभाई के उल्लेखनीय योगदान के साथ इस अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी। 1963 में महाऊपरी वायुमंडल अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्टोरिया रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई थी। 1969 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कर दिया गया था। अंतरिक्ष विभाग, DOS और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में की गई थी और इंदिरा जी की सरकार के तहत 1 जून 1972 को इसरो को DOS के अंतर्गत लाया गया। इसरो द्वारा बनाया गया पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, जिसका नाम इंदिरा गांधी ने रखा था, सोवियत संघ की मदद से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। भारत का दूसरा उपग्रह भारत सेगा-1 भी सोवियत सहायता से लॉन्च किया गया। रोहिणी को 1980 में लॉन्च किया गया, जो भारत निर्मित लॉन्च वाहन द्वारा सफलतापूर्वक स्थापित होने वाला पहला भारतीय उपग्रह बना। 1984 में पहला भारतीय अंतरिक्ष में गया था। आपको मालूम होगा
2 अप्रैल 1916 को भारतीय वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा करके पहले भारतीय बने और इतिहास रच दिया। इसरो और सोवियत इंटर कॉस्मॉस अंतरिक्ष कार्यक्रम के संयुक्त मिशन सोयुज T-11 अभियान का हिस्सा थे। मिशन ने 43 प्रायोगिक सत्रों सहित वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन किया और राकेश शर्मा को बायो मेडिसिन और रिमोट सेंसिंग का काम सौंपा गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राकेश शर्मा के बीच वो यादगार बातचीत एनवल लोगों के जहन में ताज़ा है। जब इंदिरा जी ने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, उनका जवाब था सारे जहां से तो हिस्ट्री इतिहास है, तो कक्षा का बच्चा डालेगा नेट पे मिल जाएगा। ये अच्छा है बुरा है जी। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आज हम जो बहुत बड़ी बात आपने कही है, ये मैं इतिहास इसलिए सुना रहा हूं कि ये अचानक में ये जो इतिहास सुनाने का कार्यक्रम है उसके तह पर जो सवाल है बहुत बढ़िया नवीन का है। मेरे ये इतिहास सुनाने के पर आवश्यकता इसलिए महसूस करता हूं कि भारत जिस तरीके से मूर्ति काल की तरफ, भारत को जिस तरीके से मूर्ति काल की तरफ ले जाया जा रहा 5000 साल पीछे, उससे किसी भी कीमत पर देश इस वैज्ञानिक युग में तरक्की नहीं कर सकता है। तब मैं सिलसिलेवार ये सुना रहा था कि किस तरीके से मंगलयान की सफलता हुई। मंगलयान पहला 2008 में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में सफलता अर्जित किया और आपको मालूम होगा कि चंद्रयान भी, और फिर हमारा अभी जो चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 तो आपको मालूम होगा कि पनौती वहाँ थे तो चंद्रयान 2 असफल रहा। अब की बार सफलता भी इसलिए भी रही कि पनौती वहाँ नहीं थे, इसलिए सफलता अर्जित की। ये इतिहास मैं इसलिए सुना रहा था। इस इतिहास को सुनना इसलिए भी जरूरी है कि भारत के उन्नति और तरक्की के लिए जो लोग दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति को और मंदिर और मस्जिदों को मानते हैं, इस वैज्ञानिक युग में उनका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं सिलसिलेवार सुना रहा था कि हमारे देश की निर्धनता और गरीबी के बावजूद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस रास्ते पर आज संघ की सरकार देश को लेकर जा रही है, मंदिर के मार्ग पर, मूर्ति के मार्ग पर, अगर उस ओर लेके गई होती तो आज रूस, अमेरिका और चीन की बराबरी भारत नहीं कर रहा होता। जाना गलत है, मंदिर जाना गलत है। मंदिर जाना गलत नहीं कहा मैंने, पर देश की व्यवस्था सरकारों को मंदिरों की तरफ निर्माण करने की तरफ, देश की सरकारों को मूर्तियों को स्थापित करने की तरफ, विश्व में ऊंची मूर्ति स्थापित करने की ओर नहीं जाना चाहिए। तमाम लोग नरेंद्र मोदी को केतु बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जब यहाँ से लॉन्च किया गया था तब भी नरेंद्र मोदी देश में नहीं थे और जब वहाँ पर लैंड किया तब भी मोदी देश में नहीं है, मोदी केतु हैं। नहीं, केतु तो हो न हो, लेकिन पनौती लोग जरूर मानते हैं। और सब लोगों ने, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सर अच्छा हुआ पनौती वहां पर नहीं था लॉन्च होते समय भी, और जब विक्रम लैंड कर रहा था तब भी पनौती वहां नहीं था। बल्कि एक आनंद भक्त ने कहा कि टेलीविजन में दिख रहा था, मैंने कहा फोटो दिखने से नहीं होता है, पर भौतिक तौर पर पनौती वहां नहीं था। इसलिए हमारा जो अभी मंगलयान 3 सफल रहा। पाखंड को मानते हैं आप? मैं तो पाखंड ही है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। देखिए जो आप कह रहे हैं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो आपका सवाल है, 2900 कर्मचारियों को अभी भी वेतन नहीं मिला। मैं मानता हूं वैज्ञानिकों को हम सैल्यूट करते हैं मंगलयान, अपना चंद्रयान 3 की सफलता के लिए, लेकिन उन इंजीनियरों का, उन कर्मचारियों का जिन्होंने दिसंबर 2022 में हड़ताल करनी पड़ी, उन्हें 13 महीने का वेतन नहीं मिला था। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे प्यारे देशवासियों, तो आज 18 महीने से कल्पना करें उन इंजीनियरों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, बगैर वेतन के जिन्होंने इस चंद्रयान के निर्माण में योगदान दिया। मैं एचसीएल के इंजीनियरों का जिक्र कर रहा हूं, उनका बहुत बड़ा कुर्बानी मैं ये मानता हूं कि सूरज पर पहुंचने जा रहा, सूरज पर पहुंचेगा बहुत जल्दी। देखिए भारत सूरज पर भी पहुंचेगा नवीन जी, तो पटेल जी की ऊंची मूर्ति बनाकर नहीं पहुंच सकता है, वहां राम का मंदिर बनाकर नहीं पहुंच सकता है, वह इसरो के वैज्ञानिकों को और विज्ञान के माध्यम से ही पहुंच सकता है। यह बात हमारे देशवासियों को सोचनी और महसूस करनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।